अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर तैयब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फिजियोलॉजी सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम गाइटन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले फिजियोलॉजी की हिस्ट्री की बात करेंगे, उसके बाद फिजियोलॉजी की डेफिनेशन और फिजियोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हम ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है उस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड्स के हवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद हम होम्योस्टेसिस, डिफरेंट बॉडी के कंट्रोल सिस्टम्स और पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से बात करेंगे। इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम हिस्ट्री, डेफिनेशन, फिजियोलॉजी के हवाले से बात करेंगे और साथ ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में हम होम्योस्टेसिस, बॉडी के डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम्स, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करेंगे। हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हमें फिजियोलॉजी की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी को अगर हम स्टडी करना शुरू करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि फिजियोलॉजी की बेसिक्स सबसे पहले ओल्ड इजिप्शियंस और इंडियंस ने इस्तेमाल की। उसके बाद फिजियोलॉजी के हवाले से मेन काम हिप्पोक्रेट्स ने किया, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। हिप्पोक्रेट्स ने फिजियोलॉजी को एज अ मेडिकल डिसिप्लिन स्टडी किया और उसने ये काम तकरीबन 420 BC में किया। हिप्पोक्रेट्स के मुताबिक ह्यूमन बॉडी जो है ये 4 किस्म के फ्लूइड्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें ब्लैक बाइल, फ्लेम, ब्लड और येलो बाइल आता है। हिप्पोक्रेट्स के मुताबिक ये फ्लूइड्स जो है ये खास मिकदार में हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। अगर इन फ्लूइड्स की मिकदार में कोई अल्टरनेशन हो जाए, थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो पैदा होने लग जाती है। हिप्पोक्रेट्स के कॉन्सेप्ट को अगर हम मजीद स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि ये जो फ्लूइड 4 किस्म के हैं ये डिफरेंट टेम्परेचर में पैदा होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उनके हवाले से थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक फ्लूइड के हवाले से। ब्लैक बाइल जो है इसके बारे में हिप्पोक्रेट्स का कहना था कि ये स्प्लीन से ओरिजिनेट होता है और ये जब टेम्परेचर ठंडा होता है या कम होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, तब ये पैदा होता है। इसके अलावा फ्लेम, इसके बारे में हिप्पोक्रेट्स का कहना था कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्स वगैरह के अंदर पैदा होता है। उसके अलावा ब्लड है, इसके बारे में हिप्पोक्रेट्स का कॉन्सेप्ट था कि ये लिवर और स्प्लीन से पैदा होते हैं। येलो बाइल जो है ये एसोसिएट किया जाता था स्प्लीन से। और ड्राई और जो हमारा टेम्परेचर है, कह लें कि ज्यादा टेम्परेचर जो होता है गर्मी वाला, उसके अंदर जो है ये हमारे पास रिलीज होता है येलो बाइल। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट फ्लूइड्स के हवाले से कॉन्सेप्ट दिया गया कि ये फ्लूइड जो हैं डिफरेंट जो हमारे टेम्परेचर है उनके अंदर हमारी बॉडी में पैदा हो रहा होता है। मजीद हिस्ट्री की बात करें तो उसके बाद हिप्पोक्रेट्स के बाद हमारे पास नाम आता है क्लॉडियस गैलेनस का। इसको गैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसने जो है बुनियाद रखी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की, खासकर हमारे फिजियोलॉजी से रिलेटेड, इसलिए इसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। फिजियोलॉजी की मजीद हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो हमारे पास नाम आता है जीन फर्नल का। इसने पहली दफा फिजियोलॉजी का वर्ड प्रॉपर्ली यूज किया मेडिकल फील्ड में और इसके बारे में कहा कि ये हमारे पास स्टडी ऑफ नेचर या स्टडी ऑफ ओरिजिन, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज होती हैं उनका ओरिजिन क्या होता है और उनकी नेचर क्या होती है, उसके हवाले से इसने सबसे पहले जो है वो स्टडी की। इसके बाद हमारे पास नाम आता है विलियम हार्वे का। उसने अपनी बुक में जो है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के हवाले से लिखा, जिसमें मेनली उसने फोकस किया ब्लड सर्कुलेशन पे कि कैसे ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और हमारे ब्रेन में सर्कुलेट करता है। इसके बाद हमारे पास नाम आता है मैथियास स्केल्डन का, जिसने शवान के साथ मिलके 1838 में सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। इसने बताया कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे इंडिविजुअल सेल्स से मिलके बनी हुई है। यही सेल बेसिकली आगे चल के काम करते हैं, इनके अंदर केमिकल एक्टिविटीज होती हैं और हमारी बॉडी जो है अपनी फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए काम करती है। सेल थ्योरी के बाद मेजर रेवोल्यूशन आई फिजियोलॉजी के फील्ड में, जब लोगों को पता चला कि अच्छा हमारी बॉडी में जो है वो सेल्स होते हैं, तो इसके मुतालिक स्टडी होना शुरू हुआ कि सेल क्या होता है। सेल के बारे में मज़ीद लोगों ने स्टडी करना शुरू किया। सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करती हैं। तो ये सेल थ्योरी के कह लें कि प्रपोज होने के बाद हमें मिली हैं सारी चीज़। मज़ीद हम फिजियोलॉजी की स्टडी करें हिस्ट्री के हवाले से तो हमें जोसेफ लिस्टर का नाम मिलता है। इसने 1858 में स्टडी किया कोगुलेशन को
कि कोगुलेशन कैसे होती है, इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, कोई भी हमें इंजरी हो जाती है तो उसके बाद ये चीज़ें कैसे होती हैं। इसके अलावा इसने डिफरेंट किस्म के लाइफ सेविंग एंटीसेप्टिक्स के बारे में बात की और उनके बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट दिया और डिफरेंट किस्म के एंटीसेप्टिक्स जो हैं उनको दरियाफ्त भी किया। इसके बाद हमारे पास नाम आता है इवन पावलोव का। इसने 1891 में जो है डॉग्स की जो फिजियोलॉजी है उसको डिफरेंट कंडीशन में स्टडी किया और जो डॉग्स की फिजियोलॉजी है उसके बारे में इसने मजीद स्टडी किया। ये बेसिकली मेनली जो है वो रिलेट कर रहा है एनिमल फिजियोलॉजी से। उसके बाद हमारे पास नाम आता है ऑगस्ट क्रोक का। इसने 1910 में जो है नोबेल प्राइज भी लिया और इसका जो नोबेल प्राइज को दिया गया, इसका बेसिकली दिया गया कि हमारा ब्लड फ्लो जो है वो कैसे कैपिलरीज के अंदर जो है वो अपने आप को रेगुलेट कर, कैसे वो उसके अंदर फ्लो करता है, कैसे आर्टरीज वाली साइड से ऑक्सीजन वगैरह अब्सॉर्ब होती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और वहाँ से वेन्स वाली साइड से कैपिलरीज के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कैपिलरीज के अंदर अब्सॉर्ब होती हैं। तो ब्लड फ्लो को कैसे रेगुलेट किया जाता है कैपिलरीज के अंदर, इस हवाले से इसने ब्रीफ स्टडी की जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसके बाद हमारे पास नाम आता है एंड्रियो हक्सले का। इसने अपने कोलीग्स के साथ मिलकर 1952 में नर्व कंडक्शन जो होती है, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है उस हवाले से जो है स्टडी किया और हमें बताया कि किस तरह हमारे न्यूरॉन सेल्स जो हैं वो इम्पल्स पैदा करते हैं, कैसे उसको जनरेट करके ट्रांसमिट करते हैं एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल्स। उसके बाद हमारे पास नाम आता है हब हक्सले का। इसने जो है एंड्रियो हक्सले के साथ मिलके 1954 में डिफरेंट किस्म की फिजियोलॉजी की स्टडी की जिसमें उसने मेनली फोकस किया ह्यूमन मसल सेल्स पे और ये बताया कि कैसे हमारे मसल सेल्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म के जरिए जो है अपने आप को कंट्रैक्ट करते हैं। इसने बेसिकली मेनली कॉन्सेप्ट दिया हमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का, जो कि हम आगे चल के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे मसल सेल्स के अंदर फिलामेंट्स होते हैं। हिस्ट्री के हवाले से चंद जो मोटी मोटी बातें थी हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के हवाले से वो डिस्कस कर ली हैं। कुछ जो है वो मजीद स्टडी हो रही हैं, चीज़ें रिसर्चेस हो रही हैं, एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी जो है उसको किया जा रहा है डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स में, उसको कैरी किया जा रहा है। तो जैसे जैसे वो आगे चलती जा रही है तो हमारी फिजियोलॉजी जो है उसका नॉलेज हमें अप टू डेट मिलता है। डिफरेंट किस्म के रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के डिफरेंट किस्म की बुक्स में अप टू डेट नॉलेज जो है वो हमें मिल रहा होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में बात करने के बाद हम अब देखेंगे कि फिजियोलॉजी कहते किसको है, फिजियोलॉजी जो है होती क्या है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ड फिजियोलॉजी की, तो जो वर्ड फिजियोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। पहला वर्ड है फिजियोस, दूसरा वर्ड है लॉजिया। तो फिजियोस वर्ड है इसका मतलब है नेचर, लॉजिक का मतलब है टू स्टडी। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करने लगे तो हम बाय वर्ड इसकी जो डेफिनेशन बनाएंगे वो यही बनेगी कि ह्यूमन बॉडी की जो नेचर है उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी का। और अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो फिजियोलॉजी बेसिकली ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे वो सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं और हमारी बॉडी को लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फिजियोलॉजी को, तो फिजियोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके ग्रॉस लेवल की स्टडी करते हैं। यूं कह लें कि आयंस मॉलिक्यूल्स से लेके हम ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, सिस्टम डिफरेंट कैसे बनते हैं और वो सिस्टम आपस में कैसे चलते हैं, वो सारा स्टडी करते हैं। हमारी बॉडी इन सिस्टम्स के जरिए काम करते हुए अपना होम्योस्टेसिस वाला प्रोसेस जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, ये इसी चैप्टर के एंड वाले पोर्शन में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। होम्योस्टेसिस है ये बेसिकली सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जिसकी मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो एक इक्विलिब्रियम स्टेबल हालत में रखने की कोशिश करता है और जो बाहर चेंजेस हो रही हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उससे अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के हवाले से। फिजियोलॉजी की अगर ब्रॉडली हम देखें तो अकॉर्डिंग टू कह लें कि स्पीशीज हम इसकी डिवीजन बना लेते हैं। एनिमल्स की स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी की तो वो एनिमल फिजियोलॉजी हो जाएगी। ह्यूमन के हवाले से बात करेंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी
फिजियोलॉजी हो जाएगी, जो प्लांट की अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो वो प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसी की डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके बाद अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की ब्रांचेस की बात करें तो डिफरेंट सिस्टम्स के हवाले से हम फिजियोलॉजी को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर सेल की फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम सेल फिजियोलॉजी कहेंगे। अगर हम डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स की फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि कैसे वो आपस में कनेक्ट होकर चलते हैं, कैसे वो अपने आपस में कोऑर्डिनेट होकर चलते हैं, तो उसको हम सिस्टम्स फिजियोलॉजी कहेंगे। एवोल्यूशनरी फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें हम जो है वो स्टडी करेंगे किस तरह हमारे सिस्टम हैं या किस तरह सिस्टम्स के जो पार्ट हैं वो अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट किस्म की चेंजेस को और जो है वो अपने आप को जो है वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म की फिजियोलॉजीज़ और भी आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास डिफेंस फिजियोलॉजी है। इसमें जो है हमारी फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे किस तरह कोई पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट अपने आप को डिफेंस फिजियोलॉजी के ज़रिए प्रिपेयर करती है और उस थ्रेट से, उस पैथोजन से फाइट करके अपने आप को बचा रही होती है। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सरसाइज फिजियोलॉजी आती है। इसमें हम अगर स्टडी करें तो इसमें हम मेनली स्टडी करते हैं कि हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो हमारी फिजियोलॉजी या बॉडी की फिजियोलॉजी पे क्या इफेक्ट डालती है। इसके बाद अगर हम कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें हम मेनली स्टडी करते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में और बात करते हैं कि किस तरह ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसी तरह एंडोक्राइन फिजियोलॉजी है। इसमें हम जो है डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स, उनके अंदर से जो सेक्रीट होते हैं हार्मोन्स, वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस हवाले से हम एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में बात करते हैं। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है। इसमें हम नाम से ही जाहिर है कि हम लंग्स के हवाले से बात करते हैं, किस तरह वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। इसी तरह रीनल फिजियोलॉजी है। रीनल फिजियोलॉजी में हम मेनली बात करते हैं किडनीज़ के हवाले से कि किस तरह किडनीज़ जो हैं वो ब्लड को फिल्टर करती हैं और टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालती हैं। इसी तरह न्यूरोफिजियोलॉजी है। न्यूरोफिजियोलॉजी में हम मेनली नर्वस सिस्टम के हवाले से बात करते हैं कि किस तरह सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से वापस आते हैं और ब्रेन के अंदर जो है वो प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फिजियोलॉजीज और भी हैं, हर सिस्टम के हिसाब से उनके हिसाब से हम नाम दे देते हैं। इसके बाद अगर हम मज़ीद इस चैप्टर में देखें तो इसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी को अगर हम देखें तो ये बेसिकली हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फिजियोलॉजी में हम सेलुलर लेवल से या कह लें कि माइक्रो लेवल से लेके ग्रॉस लेवल की स्टडी करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी बेसिकली उसी पे बेस करती है। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो बेसिक लेवल है हमारी बॉडी का, क्या बेसिक कंपोनेंट क्या है, बेसिक चीज़ें क्या है, वहाँ से लेके कैसे हमारा सिस्टम जो है वो डेवलप होता है या कैसे हमारी बॉडी काम करती है या बनती है, उस हवाले से हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे जो बेसिक हमारा पॉइंट है उसमें जो है हमारे पास केमिकल लेवल आता है। केमिकल लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के आयंस, डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स वगैरह आ जाते हैं। कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मिलके सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास आ जाता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल से अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो डिफरेंट किस्म के सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो वो हमारे पास टिश्यू लेवल बनाने में हेल्प करते हैं। तो फर्दर जो बड़ा लेवल है वो हमारा टिश्यू लेवल आ जाता है। टिश्यू जो है वो मिलके हमारे पास ऑर्गन्स बनाते हैं। डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स जो है वो मिलके आपस में जो है वो सिस्टम लेवल बनाते हैं। सिस्टम लेवल जो है वो मिलके आपस में एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी बनाने में या ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्प करते हैं। और जो हमारा सबसे बड़ा लेवल है फिजियोलॉजी में वो हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, छोटे लेवल से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म लेवल तक जा रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल को मज़ीद जो है हम स्टडी करने के लिए इस डायग्राम को भी जो है वो स्टडी कर सकते हैं कि कैसे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जहाँ पे डीएनए दिखाया गया है, डीएनए वगैरह मिलके जो है वो सेलुलर लेवल जो है उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं।
हैं वो आगे जो है वो हमारे पास सेल्स जो हैं वो मिलके फाइबर्स बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ जो है वो मिलके हमारे पास ऑर्गन्स बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास कहने के ब्लैडर दिखाया गया है। ये जो ऑर्गन है ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑर्गन के साथ मिलके प्रॉपर एक सिस्टम बनाते हैं, जिस तरह हमारे पास इस पिक्चर में यूरिनरी सिस्टम दिखाया गया है। और ये सिस्टम जो है ये मिलके आपस में जो है डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे पास एक और पिक्चर है, इसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स हैं, डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स हैं जो मिलके डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स बना रहे हैं। ये डिफरेंट किस्म के जो सिस्टम्स बना रहे हैं ये मिलके प्रॉपर एक ह्यूमन बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद मजीद इस चैप्टर को हम स्टडी करें तो इसमें हम देखने को हमें मिलेगा कि हमारी जो फिजियोलॉजी है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी हमारे जेनेटिक मटेरियल के ज़रिए जो है वो कंट्रोल हो रही होती हैं। जैसी जीन्स हमारे डीएनए पे मौजूद होंगी, जैसे वो कोड्स लेके आएंगी, जहाँ जैसे कोड्स उनके अंदर मौजूद होंगे वैसी ही हमारी डीएनए की आगे वैसी ही हमारी सेलुलर एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो रही होगी और उसी के मुताबिक हमारी फिजियोलॉजी जो है वो काम कर रही होगी। इसी जेनेटिक मटेरियल में अगर किसी किस्म का कोई चेंज आ जाए जेनेटिक लेवल पे या जीन्स लेवल पे, उसको हम जो है वो म्यूटेशन कहते हैं। इस चैप्टर का बाकी हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स, होमियोस्टेसिस, बॉडी की कंट्रोल सिस्टम्स और डिफरेंट किस्म के फीडबैक मैकेनिज्म के हवाले से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।